विशाल धोटे इनका सवाल है कि ये लेफ्टिस्ट विचारधारा, मराठी में जिसको डावी विचारसरणी कहा जाता है, और राइटिस्ट विचारधारा जिसको मराठी में उजवी विचारसरणी कहा जाता है, ये कब अस्तित्व में आई और इनमें अंतर क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हालांकि एक छोटे से सवाल का जवाब नहीं हो सकता है। ये एक पूरे के पूरे 2-4 व्याख्यान का विषय है और मैं कभी ना कभी विस्तार से ये सब विषय लेने वाला हूं। अभी आपने जो पूछा है उसका शॉर्ट में मैं जवाब दूंगा, इसलिए उसकी डेट्स और बाकी सब चीजें मैं आपके सामने रख नहीं पाऊंगा अभी। साधारणतया मार्क्सवाद के उदय के साथ में इन शब्दों का प्रयोग होने लगा। मार्क्स एंड एंगल्स, इन्होंने कुछ विचार 19वीं शताब्दी में रखे। ये जो विचार रखे ये प्रमुखता से कैपिटलिज्म के, यानी कैपिटलिज्म ये शब्द शायद तब उपयोग में नहीं आता था। जो औद्योगिक क्रांति हुई, जगह जगह कारखाने लगे, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लग गया, मास प्रोडक्शन होने लग गया, खासकर यूरोप में। और ये मास प्रोडक्शन करने के लिए जो बड़े पैमाने पर कामगार एक जगह इकट्ठा होते थे, उसके पहले इतने बड़े पैमाने पर कहीं एक जगह इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं थी। तो उनकी जो स्थिति बनी थी, उनका जो बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन होता था, ये सबके आधार पर मार्क्स ने और उसके साथ में एंगल्स, जो कि सही माने में कैपिटलिस्ट का लड़का था, यानी एक अमीर व्यक्ति का लड़का था, इन दोनों ने कुछ विचार रखे। आगे चलकर हमने उन विचारों को मार्क्सिज्म कहना शुरू किया। तो इन विचारों को लेफ्टिस्ट विचारधारा कहा गया। और जो कैपिटलिज्म की धारणा है, कैपिटलिज्म ये शब्द उसके पहले इस ढंग से उपयोग में नहीं आता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद में यह शब्द उपयोग में आने लग गया। और फिर ये कैपिटलिस्ट जो विचारधारा है उसको उजवी, राइट विचारधारा मानी गई। अब दाहिनी और बाई ये शब्दों का प्रयोग इस क्षेत्र में नहीं होता है, इसलिए मैंने दाहिनी विचारधारा, बाई विचारधारा ऐसा शब्द उपयोग में नहीं लाया। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट यही शब्द हम उपयोग में लाएंगे। राइटिस्ट विचारधारा यानी क्या? कैपिटलिज्म की एक मान्यता है, उसके डिटेल्स में तो मैं जब ये विषय 3-4 सेशन में विस्तार से लूंगा तब जाऊंगा। ये मेरे अभ्यास के विषय रहे हैं और बहुत पसंदीदा विषय रहे हैं। ये जो राइटिस्ट विचारधारा मानी जाती है वो कैपिटलिस्टिक विचारधारा कही जाती है। यानी भाई जो भी उत्पाद होता है उसमें सबसे बड़ा अहम महत्व होता है वो कैपिटल का होता है। कैपिटल यानी मनी, मनी का होता है। ये मनी जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज करता है, ये मनी ऑर्गेनाइज करने वाला कैपिटलिस्ट, उसको सबसे ज्यादा हिस्सा इसका जाना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि कैपिटल में से ही और ज्यादा कैपिटल का निर्माण होता है। संक्षिप्त में ये जो विचारधारा है कि उत्पाद में कैपिटल सबसे ज्यादा महत्व का है और कैपिटल के जरिए ही और ज्यादा कैपिटल पैदा होता है, पैसे से पैसा पैदा होता है, इस विचारधारा को अर्थशास्त्र में राइटिस्ट विचारधारा माना जाता है। इसके खिलाफ विचारधारा मार्क्सिस्ट विचारधारा।
मार्क्स ने पूरे दुनिया के सामने यह ध्यान में लाकर दिया कि कोई भी उत्पाद पैसों से नहीं होता है। पैसे क्या होते हैं आखिर में? आखिरी में पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसे नोट को क्या कीमत है? वैसे भी सोने को भी क्या कीमत है? सोना खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो सोने को कोई कीमत नहीं है। सोना तो खाया नहीं जाता है, सोना खाने से किसी का पेट नहीं भरता है, सोना खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। और नोट का तो उतना भी उपयोग नहीं है। सोने का कम से कम आप ऑर्नामेंट्स बना सकते हो, शरीर पर पहन सकते हो। नोटों का तो उसका भी उतना भी उपयोग नहीं है। ठीक है, शादी के वक्त कुछ समाज में गले में नोटों के हार डाले जाते हैं, बस वहीं तक उसका उपयोग हो सकता है, ना नोट खाए जा सकते हैं। फिर नोटों की कीमत क्या होती है? उसकी क्रय शक्ति, यानी परचेस करने की ताकत। नोटों से क्या परचेस करते हो आप? चीजें परचेस करते हो। ये चीजें कहां पैदा होती है? केवल कारखानों में पैदा नहीं होती है। ये चीजें कहां पैदा होती है भाई? ये चीजें खेती में पैदा होती है। अनाज जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है, फल जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक है, सब्जियां हमारे जीवन में आवश्यक है, गाय का दूध हमारे जीवन में आवश्यक है। ये तो कारखानों में नहीं पैदा होता है। ये तो पैदा होता है, खेतों में पैदा होता है, कारखानों में कुछ चीजें पैदा होती है। इन सबको बिकत लेने के क्षमता, जिसको क्रय शक्ति कहते हैं, ये होती है नोटों में। तो क्रय शक्ति का मतलब होता है चीजें खरीदने की क्षमता। और चीजें पैदा कौन करता है? कैपिटल करता है। हां, कारखाने की मशीन शायद कोई कैपिटलिस्ट ले सकता है, लेकिन उस मशीन पर तो काम करने के लिए इंसान ही चाहिए। ये तो वर्कर होगा, कामगार होगा। ये कामगार की मेहनत के कारण उत्पाद होता है, वो बेचा जाता है। बेचने के बाद में जो अतिरिक्त पैसा आता है, नफा आता है, प्रॉफिट आता है, ये कामगार के मेहनत के कारण होता है। तब तो ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, और कितनी भी ऑटोमेटिक मशीन आप निर्माण करें, फिर भी कुछ इंसानों की तो जरूरत लगने वाली है। अकेला कैपिटलिस्ट तो पूरा कारखाना नहीं चलाने वाला है, फुल ऑटोमाइजेशन होने के बाद भी। तो जो भी उसका तंत्र संभालेगा वो तो हुआ वर्कर, कामगार। उसके मेहनत के बिना, यानी कामगार के काम करने के श्रम शक्ति जिसको कहते हैं, लेबर कहते हैं, ये लेबर के बिना कोई उत्पाद नहीं होता है। लेबर से ही पैसा क्रिएट होता है, पैसे से लेबर नहीं क्रिएट होता है, लेबर से पैसा क्रिएट होता है। चाहे खेत में काम करने वाला वो खेतीहर हो, वो अनाज बोएगा, मेहनत करेगा, तब जमीन में से ज्यादा अनाज पैदा होगा, वो बेचकर शायद वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा, उसमें से ज्यादा अनाज तैयार होगा, लेकिन वहां भी मेहनत लगती है। लेबर से ही चीजें पैदा होती है, और ये चीजें खरीदने की क्षमता हमने पैसों को दे रखी है, नोटों को दे रखी है। वो तो हमारी व्यवस्था है। तो इसलिए श्रम महत्व के हैं। श्रम करने वाला ज्यादा महत्व का है, ना कि कैपिटलिस्ट। ये विचारधारा है लेफ्टिस्ट विचारधारा। ये दोनों में अर्थशास्त्रीय भेद है, मान्यता के भेद है। कैपिटल से कैपिटल पैदा होता है, और मार्क्स कहते हैं कि श्रम से ही सब कुछ पैदा होता है, कैपिटल भी उसी के आधार पर पैदा होता है। और इसलिए कामगार को महत्व होना चाहिए, कामगार का राज होना चाहिए, लेबर का राज होना चाहिए। इसको कहा गया डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। आगे चलकर उसका डिक्टेटरशिप में रूपांतरण होना चाहिए, क्योंकि ये भांडवलदार जो होते हैं, कैपिटलिस्ट जो होते हैं, उनके हाथ में बहुत शक्ति होती है, और उनको परास्त करने के लिए डिक्टेटरशिप की आवश्यकता होती है, उसके लिए हिंसक क्रांति होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, आगे की बातें। लेकिन मूलतः लेफ्टिस्ट यानी क्या? लेफ्टिस्ट यानी हर इंसान को महत्व देने वाली विचारधारा, इक्वेलिटी को महत्व देने वाली विचारधारा। इक्वेलिटी के साथ में फ्रेटर्निटी को महत्व देने वाली विचारधारा।
फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, ऑल लेबर्स एक दूसरे के बंधु है, कॉमरेड्स, कॉमरेड यानी बंधु। वहां स्वतंत्रता को स्थान नहीं है, कम से कम मार्क्सवादी विचारधारा में स्वतंत्रता को स्थान नहीं है। राइटिस्ट विचारधारा, कैपिटल के जरिए कैपिटल निर्माण करने की गुंजाइश होनी चाहिए, ऐसा समाज चाहिए। ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर वो कैपिटल डालेगा कारखानों में, उनके जरिए ज्यादा उत्पाद करेगा, नफा कमाएगा, उस नफे पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वो नफे के जरिए जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसके आधार पर नए कारखाने वो तैयार करेगा और इस ढंग से प्रोग्रेस करते जाएगा। ये प्रोग्रेस करने की पूरी छूट उसको होनी चाहिए। ये कैपिटलिस्टिक विचारधारा हो गई। अब कैपिटलिस्टिक विचारधारा में डिक्टेटरशिप भी चलती है, क्योंकि डिक्टेटर्स को कैपिटलिस्ट चाहिए, वो उनको टैक्स देंगे या फिर डायरेक्टली पैसा देंगे, डिक्टेटर का काम चलेगा। और कैपिटलिस्ट विचारधारा के साथ में लोकतंत्र भी चलता है, अगर उन पर कोई पाबंदी नहीं आती है तो आर्थिक क्षेत्र में उजवा राइटिस्ट विचारधारा यानी कैपिटलिस्टिक विचारधारा और लेफ्टिस्ट विचारधारा यानी कम्युनिज्म की विचारधारा, ये शुरुआत में दो हिस्से बने। ये बात है 19वीं शताब्दी की। उसके पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुई। वोल्टेयर, ये जो फिलोसोफर है, उसने जो बातें लोगों के सामने रखी उस कारण ये हुई, ऐसा माना जाता है। उसने 3 मूल्यों को बहुत महत्व दिया: इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। समानता, हर व्यक्ति समान है, गरीब अमीर सब समान है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब समान है। लिबर्टी, स्वतंत्रता होनी चाहिए, विचारों की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता, अपने खुद के मान्यता के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता, सरकार चुनने की स्वतंत्रता, और इसके साथ में फ्रेटर्निटी, बंधुता। और फिर आगे चलकर उसमें एक जस्टिस भी जुड़ गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में ये 3 मूल्य थे, बाद में एक चौथा मूल्य उसमें जुड़ गया, जस्टिस। अब दिक्कत ऐसी थी कि लेफ्टिस्ट विचारधारा में इक्वेलिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, लेकिन लिबर्टी नहीं थी। और लिबर्टी न होने के कारण जस्टिस मिलेगा न मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और फिर बाद में ये मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण रशिया में रशियन क्रांति हुई, वहाँ फिर ये कम्युनिज्म, जिसको आगे चलकर हम कहने लग गए कम्युनिस्ट कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म वहाँ एस्टेब्लिश हुआ। कई देश उन्होंने कब्जे में लिए, उसमें से फिर USSR बना। उसके बाद में पूरे दुनिया में जंग छिड़ गई, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को पहले रिप्रेजेंट करता था यूरोप, खास कर ब्रिटेन। अब ये दूसरे महायुद्ध के बाद में ये पूरी तरह से शिफ्ट हो गया, कैपिटलिस्ट का केंद्र बना अमेरिका, क्योंकि दूसरे महायुद्ध और पहला महायुद्ध उनको लड़ना नहीं पड़ा। दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका अछूता रहा, उसके पास पहले से शस्त्र के कारखाने थे, और इसलिए ये महायुद्ध का सबसे बड़ा फायदा, आर्थिक फायदा अमेरिका को मिला, और अमेरिका फिर महासत्ता बन गया। तो ये लेफ्टिस्ट विचारधारा यानी कम्युनिज्म और राइटिस्ट विचारधारा यानी कैपिटलिज्म, अमेरिका रशिया, ऐसा वो झगड़ा पूरे दुनिया में शुरू हुआ। बाद में चाइना कम्युनिस्ट बना 1949 में, बीच में कुछ कुछ देश बनते गए, वो रशिया के ही कारण, रशिया के प्रभाव के कारण बनते गए। स्वतंत्र रूप से केवल एक क्यूबा बना। क्यूबा अपने आप को लेफ्टिस्ट विचारधारा का देश कहता था। बाकी
चाइना और क्यूबा छोड़कर बाकी सब के सब जो देश लेफ्टिस्ट बने या फिर कम्युनिस्ट बने, उन सब के पीछे रशिया की ही प्रेरणा थी, रशिया का ही हाथ था। तो ये दो विचारधारा मानी गई। अब कम्युनिस्ट विचारधारा में एक बहुत अच्छा तत्व है और मानवीय जीवन के लिए बहुत महत्व का तत्व है, वैल्यू सिस्टम है, वो यानी इक्वेलिटी और फ्रैटर्निटी। सब समान है और बंधु है, ये तो चाहिए। लेकिन इसी समय में यूरोप में लोकशाही, अमेरिका में लोकशाही यानी लोकतंत्र, हिंदी में हम कहते हैं डेमोक्रेसी, इंग्लिश में, ये डेमोक्रेसी धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लग गई। और ये बहुत ही महत्व का मूल्य था, जिसमें लिबर्टी थी, स्वतंत्रता थी विचारों की, सरकार चुनने की। तो इक्वेलिटी के साथ में, फ्रेटर्निटी के साथ में ये लिबर्टी भी आनी चाहिए और जस्टिस भी होना चाहिए। ये चार मूल्य बहुत महत्व के मूल्य हैं और इसलिए एक नई विचारधारा इसमें से जन्म पाई, जिसको हम कहते हैं समाजवादी विचारधारा। नाम अलग अलग रखे अपने अपने पार्टीज के, लेकिन ब्रॉडर सेंस में इसको कहा जाता है समाजवाद, जो आगे चलकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भारत हमारा समाजवादी गणतंत्र है, ऐसा हमने अपने आप को कहा। तो ये चार मूल्य होने वाली एक विचारधारा, जो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहती है, राइटिस्ट नहीं कहती है, लेकिन वो इतनी भी लेफ्टिस्ट नहीं है कि जिसमें लिबर्टी के लिए जगह ना हो, कम्युनिस्ट नहीं है। तो अभी राइटिस्ट में एक विचारधारा बनी और लेफ्टिस्ट में दो विचारधारा हो गई, एक समाजवादी, दूसरी कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट। और हमारा जो देश है, हमारी जो पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहती है कि ये चार मूल्यों के आधार पर वो खड़ी हुई है, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस। इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये राइटिस्ट नहीं मानी जाती, ये लेफ्टिस्ट मानी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के समय में तो हमने समाजवाद शब्द का उपयोग नहीं किया था, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन सुधार कर कर हमने उसमें समाजवाद शब्द को डाला है। लेकिन हमारी पूरी तरह से लेफ्टिस्ट भी नहीं है। जब हमारे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस ढंग की अर्थव्यवस्था स्वीकारी, वो कैपिटलिस्टिक अर्थव्यवस्था नहीं स्वीकारी, वो रशिया से बहुत प्रभावित थे। इसके बावजूद भारत ये लोकतांत्रिक देश होने के कारण उन्होंने कम्युनिस्ट अर्थशास्त्र की व्यवस्था भी नहीं स्वीकारी, बीच की एक अर्थव्यवस्था स्वीकारी कि जिसमें कैपिटलिस्ट यंत्रणा पर एक कंट्रोल भी होगा, उसमें जो नफा प्रॉफिट तैयार होगा उसका फायदा आम गरीब इंसान को भी मिले, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन केवल कैपिटलिस्ट तक ना रहे, वो आम इंसान तक भी पहुंचे। इसलिए भारत ने जो अर्थव्यवस्था स्वीकारी उसको हम कहते हैं मिश्र अर्थव्यवस्था, मिली जुली अर्थव्यवस्था, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की भी नहीं है और कैपिटलिस्ट विचारधारा की भी नहीं है। मनमोहन सिंह जब तक हमारे अर्थमंत्री बन रहे, यानी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, नई अर्थव्यवस्था हमने स्वीकारी नहीं थी, तब तक ये मिश्र अर्थव्यवस्था के आधार पर हमारा देश चलता रहा। उसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, लेकिन लोकतंत्र टिका रहा। लोकतंत्र दिन ब दिन मजबूत होता गया और फिर हमने आर्थिक सुधार के नाम पर एक कैपिटलिस्टिक यंत्रणा के नजदीक जाने वाली एक अर्थव्यवस्था हमने स्वीकारी। ये पूरी तरह से कैपिटलिस्टिक नहीं है, क्योंकि तब कैपिटलिस्ट बाकी देश भी बदल गए। मार्क्स ने जो अंतर्विरोध पूरे दुनिया के ध्यान में लाकर दिए थे, मैं दास कैपिटल इस विषय पर बहुत विस्तार से बोलूंगा, बहुत सुंदर ग्रंथ मार्क्स ने लिखा है जिसको कहते हैं दास कैपिटल।
ये जो अर्थशास्त्र हम कॉलेज में सीखते हैं, मैंने जो अर्थशास्त्र कॉलेज में सीखा, उसके अंतर विरोध बताने वाला मूल ग्रंथ है दास कैपिटल। कैसे आर्थिक शोषण होता है, कैसे अतिरिक्त मूल्य निर्माण कर कर ये कैपिटलिज्म के द्वारा आम श्रमिक का, लेबर का शोषण किया जाता है, खेतिहर का शोषण किया जाता है। ये हम वो दास कैपिटल के आधार पर बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं इतना ही कहूंगा कि इस कारण उस बात का जो अंतर्विरोध बताया था कि इसमें से एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ेगा और कामगार वर्ग में इतना असंतोष पैदा होगा कि पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी और गिर जाएगी, क्रांति होगी, उसको रोकने के लिए या फिर ये जो लूफोल है कैपिटलिज्म में का, वो दूर करने के लिए वेलफेयर सोसाइटी की कल्पना आई पूरे दुनिया में। अमेरिका में आई, वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट कंट्री होने के बावजूद वेलफेयर सोसाइटी की कल्पना आई। जो अमीरों से टैक्स वसूला जाता है उसका उपयोग गरीबों के हितों के लिए किया जाए, वहां के किसानों के लिए किया जाए। इसको कहते हैं हम वेलफेयर स्टेट। यानी केवल यहां तक एक बात से सीमित नहीं है, जो भी नागरिक है, जो भी उस देश के नागरिक है, सिटीजन्स है, उन सबके हित को देखने का काम ये वेलफेयर स्टेट करती है। कैपिटलिस्ट से प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा लेती है और वो इन लोगों के वेलफेयर के लिए बांट देती है। ये वेलफेयर स्टेट की मूल कल्पना है। लेकिन उसमें कैपिटलिस्ट को और कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिले, ये भी देखा जाए, इतनी रोक न लगाई जाए कि उनका बढ़ना रुक जाए। ये बैलेंस करने की कोशिश वेलफेयर स्टेट में होती है। हमने हमारे देश में वेलफेयर स्टेट भी स्वीकारा और मिश्र अर्थव्यवस्था भी स्वीकारी। कैपिटलिज्म पर भी पूरी तरह से रोक नहीं और पूरी तरह से छूट नहीं, ऐसी अर्थव्यवस्था हमने स्वीकारी। अब इसके अच्छे परिणाम हुए, बुरे परिणाम हुए, इसके बारे में चर्चा की जा सकती है और जब मैं विस्तार से ये विषय आपके सामने रखूंगा तब करूंगा। तो मुझे लगता है अभी आपके ध्यान में आया कि लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है, राइटिस्ट का मतलब क्या होता है। अब उसके साथ में काफी सामाजिक चीजें भी जुड़ गई। जो धर्म को बहुत महत्व देता है, धर्म के आधार पर इंसान को कम आंकता है, इंसानियत से, इंसान से भी धर्म बड़ा है ऐसा मानता है, उसको राइटिस्ट कहते हैं। जो धर्म हो, चाहे जात हो, चाहे कुछ भी हो, उसको इंसान से बड़ा नहीं मानता है, सब इंसान, सब जाति के, सब धर्म के इक्वल है ऐसा मानता है, उसको लेफ्टिस्ट कहते हैं। तो ये एक अर्थव्यवस्था के आधार पर जो भेद निर्माण हुए, वो भेद इस ढंग से सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में डिफाइन होने लग गए। यानी जो कैपिटलिज्म बढ़े, कैपिटलिस्ट को प्रोत्साहन दे, वो राइटिस्ट हो गए। धर्म को महत्व दे, राइटिस्ट हो गए। इनइक्वेलिटी को महत्व दे, राइटिस्ट हो गए। कुछ ब्राह्मण है तो श्रेष्ठ है, बाकी है तो कनिष्ठ है, ऐसा माने राइटिस्ट है। और जो सब समान है, इंसान को इंसान कहना चाहिए ऐसा माने, वो लेफ्टिस्ट है। इस ढंग से ये भेद आगे चलकर डिफाइन होने लग गए। हमारा देश देश कर तो लेफ्टिस्ट है, लेकिन वो लेफ्टिस्ट नहीं, कम्युनिस्ट वाला लेफ्टिस्ट नहीं है, ये मध्य लेफ्टिस्ट है, जो एडिशनल दो मूल्य मानता है, लिबर्टी एंड जस्टिस। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी तो मानता है, लेकिन लिबर्टी एंड जस्टिस भी मानता है। जबकि लिबर्टी एंड जस्टिस कैपिटलिज्म के साथ में भी माना जाता है, लेकिन वहां इक्वालिटी को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, और इक्वालिटी नहीं तो फ्रेटर्निटी भी नहीं है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है लेफ्टिस्ट राइटिस्ट का मतलब काफ़ी अच्छे ढंग से आप तक पहुंचा होगा। मैं जानता हूं कि एक छोटे से सवाल में इसका जवाब देना बहुत कठिन है, फिर भी मैंने इतने कम समय में इतना बड़ा विषय आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है काफ़ी
क्लैरिटी के साथ में ये विषय आपके पास पहुंचा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।